दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस चैनल की विशेष श्रृंखला बात सेहत की में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे नागपुर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध गुर्जरवार। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ख़ास तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ आप एक योग शिक्षक हैं और संपूर्ण विश्व में कह लें, संपूर्ण भारत में आप अपने योग प्रचार प्रसार के लिए विख्यात हैं। आप नागपुर के विश्वविख्यात जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से आप संबद्ध हैं। वहाँ पर आप सतत अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपने जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के राम खांडवे जी, जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं, उनके साथ मिलकर एक पुस्तक भी रची है जो योग थेरेपी पर है कि हमारे जन्म से लेकर हमारे जीवन पर्यंत तक, जीवन के अंतिम समय तक योग हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और हमारे मानसिक शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए योग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं जी। और उसके साथ साथ आप एक योग शिक्षक भी हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार होते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस पर संस्कार किए जाते हैं। तो एक माता जिसके कोख में बच्चा है, यदि वो योग करती है तो क्या उसके संस्कार उस बच्चों पर होते हैं और योग करने से वो बच्चे की डिलीवरी या बच्चा का जन्म कितना अच्छी तरह हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली आधुनिक विज्ञान में गर्भ संस्कार इसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ अभ्यास नहीं हुआ है, लेकिन अपना परंपरागत आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद में लेकिन गर्भ संस्कार का काफ़ी महत्व बताया गया है। दरअसल माता के उदर में जब बच्चा रहता है, यानी जो गर्भधारणा होती है, उसके 3 भाग अपन कर सकते हैं। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने। अंतिम 3 महीने जी। तो उसको ट्राइमेस्टर बोला जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली बच्चा निर्माण होना शुरू होता है, यानी निर्मित फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है। दूसरी ट्राइमेस्टर का मुख्य फंक्शन है कि बच्चे का कार्य शुरू होता है। हर जो अवयव पैदा होगा, वृद्धि होती है उसकी। उसमें कार्य होता है और साइज की वृद्धि सबसे आखिरी के 3 महीने में होती है। तो पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने, इसमें अगर माँ और वो पीरियड तक, लगभग माँ के गर्भधारणा होने के बाद में लगभग 6 महीने तक रेगुलर योगाभ्यास करना ये एडवाइजेबल है। उसमें चाहे तो एक बार 5-6 महीने का गर्भ होने के बाद में केवल हल्के फुल्के योगासन या फिर शवासन, जिसमें ज़्यादा शरीर को कष्ट नहीं है, इस प्रकार की ही योग साधना बताई गई है। लेकिन 5 महीने तक तो माँ रेगुलर योगासन कर सकती है। और योगाभ्यास जिस शरीर के जिस भाग पर केंद्रित है, जो हमारे मध्य भाग के जो स्नायु है, पीठ के स्नायु है, पेट के है, वक्ष भाग के है, ये स्नायु की मजबूती माँ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी डिलीवरी की प्रोसेस, जिसमें मसल की बहुत शक्ति लगती है अंदर, अंदर जैसे स्ट्रेन करती है मसल बच्चे को जन्म देते समय, तो अंदर की, पेट के अंदर की शक्ति, वक्ष के अंदर की शक्ति, ये योग की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो डिलीवरी होना, इवन पोस्ट डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद में मदर की रिकवरी होना, ये भी योग अगर नियमित करने वाली जो महिलाएं हैं उनमें यानी एक अपन बोल सकते कि उनमें ये जल्दी होने की संभावना है। ये भी हो सकता है शायद, तो ओनली केवल अनुमान के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में मदर अगर उतनी सक्षम हो जाए तो शायद उसको सिजेरियन सेक्शन की इतनी ज़रूरत ना पड़े। हालांकि सिजेरियन सेक्शन की गरज कोई अलग अलग डॉक्टर ही तय करते हैं, लेकिन मदर अगर बहुत सक्षम रही तो बहुत अच्छे से वो संभाल सकती है। जी। हम योग को एक जीवन शैली मानते हैं कि हमारी पूरी एक जीवन शैली को नियंत्रित करता है योग, और योग का ये दशक वर्ष भी है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया, उसके बाद अब 10 वर्ष इस वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों के बारे में तो हम बात करेंगे ही कि उनके लिए योग क्यों ज़रूरी है, पर ख़ास तौर पर ये हमारी जीवन शैली के रूप में क्या महत्व रखता है योग, इसको संक्षिप्त में बताइएगा। हाँ, ये तो पूर्ण मनुष्य की पूर्ण जो जीवन शैली है, जो
पुरातन काल और आधुनिक काल, ऐसा अपन दो इसमें नहीं, क्योंकि डिवाइड आजकल करेंगे। मैं आपको रोक रही हूँ, आजकल क्या होता है कि योग करना यानी एक 2-3 आसन, उसके साथ कुछ क्रियाएं और खड़े होने के आसन, बैठ के लेट के आसन, ये एक छोटी सी ऐसी आजकल सभी के घरों में सुबह शाम लोग करते हैं, पर वो साइंटिफिकली या फिर वैज्ञानिक तौर पर वो सही होता है क्या, ये कई लोग नहीं जानते हैं, बराबर। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं, योग को आजकल जो युग में, आजकल की युग में केवल एक व्यायाम का एक प्रकार करके देखा जाता है। जी। योग दरअसल बना है आध्यात्मिक साधना के लिए। आध्यात्मिक साधना वही व्यक्ति कर पाएगा, आध्यात्मिक साधना कठिन साधना होती है, वो तो वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका शरीर मजबूत है। इसलिए योग की कुछ क्रियाएं जो ऐसी होती है कि जिसमें शरीर निरोग और मजबूत, यानी तप का आचरण करने के लिए उसको योग्य बनाती है। जी। लेकिन आजकल केवल उसको एक्सरसाइज के लिए देखा जाता है, न कि एक्सरसाइज के लिए। लेकिन मैंने तो देखा भी है और जाना भी है कि काफ़ी लोग उसको केवल शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा भोग में कैसे ले पाऊँ, इसके लिए योगा का सहारा ले रहे हैं। हाँ। यानी आश्चर्य ये होगा आपको कि विदेशों में बियर योगा नाम का एक योग चलता है कि मैं योग के शक्ति लेने से मैं कितनी ज़्यादा बियर पी सकता हूँ। तो ऐसा भी करते हैं लोग। लेकिन भारत का जो योग है हमारा परंपरागत, वो आदमी को दरअसल योग साधना, आध्यात्मिक साधना के लिए शारीरिक दृष्टि से सक्षम, निरोगी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको योग्य बनाने के लिए वो साधना है। जी जी। तो ये उसमें जीवन शैली, जो आधुनिक जीवन शैली जो है, जीवन मान जो है मानव का, जिसके कारण बहुत सारी व्याधियां पैदा होती है, वो ऑटोमेटिकली योग का नियमित साधना रही, यथाशक्ति और निरंतर, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। ये अगर नियमित आदमी करता रहे तो काफ़ी हद तक हम लोग इसको दूर रखने में सक्षम हो सकते हैं। जी, जी। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, शारीरिक आती है, मानसिक भी आती है, जी जी। ठीक है, इवन बौद्धिक भी आती है, बच्चों की जहाँ तक की बात हो। जी। तो इसके लिए ये जीवन शैली और योग, ये तो यानी एक दूसरे के परस्पर पूरक ऐसे शब्द हम लोग बोल सकते कहा जाएगा। जब हम बच्चों की बात करते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों ने योग करना ये महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण कौन सी उम्र से बच्चों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि बचपन हम लोग आजकल यूट्यूब या टीवी पर हम लोग जानते हैं कि जैसे चाइना में या रशिया में या अमेरिका में जो लोग जिम्नास्टिक में काफ़ी आगे हैं, तो वो बच्चों को 3-4 साल की उम्र से उठाते हैं और उनको जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं। वो तो तैरने भी लगाते हैं उतने ही जल्दी। तो इतने जल्दी वो हार्ड उनका ट्रेनिंग चालू करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जिम्नास्ट की हाइट एक लिमिट के पर इसके ऊपर बढ़ती नहीं है। हाँ। वो यानी बहुत हाइटेड ऐसे लोग नहीं रहते जिम्नास्ट, अक्सर आपने देखा होगा। पर सर मेल जिम्नास्ट लंबे दिखते हैं। हाँ, वो तो बाय वर्च्यू ऑफ उनका मेलनेस है। अच्छा। लेकिन वो बाकी की तुलना में, जैसे आप वॉलीबॉल का प्लेयर देखो या क्रिकेट का प्लेयर देखो, तो उसकी हाइट आपको हमेशा ज़्यादा दिखेगी। हाँ, ये कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बचपन में जो हमारी हड्डियाँ पैदा होते रहती है, हड्डियों की निर्मित होती है, हड्डियों में बाद में कैल्शियम यानी चूना या सीमेंट, तो वो कैल्शियम भर के वो हड्डी मजबूत होती है। वो जो फॉर्मेशन यानी बोन की निर्मित के वक्त अगर उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेन अगर दिया जाए, स्पेशली 3, 4, 5, 6, 7 ये उम्र में, हाँ। ये एज ग्रुप में, तो वो केस में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुछ अगर हुआ तो उसकी वजह से हानि भी हो सकती है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस योग उस समय एक्चुअली मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि काफ़ी योग स्कूल में ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अर्काट, ऐसे बहुत ही विचित्र, बहुत कठिन ऐसी जो परिस्थिति यानी जो आकृति भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार के योगासन करते हैं। तो इस प्रकार की योगासन करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है वो जिम्नास्टिक ज्यादा होता है। हाँ, वो जिम्नास्टिक ज्यादा और योग कम होता है। योग यानी ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर को कुछ विकृत बनाए करके, तो वो उसके तरफ से भी हमको थोड़ा ये देखना है और हमारी ग्रोथ भी नॉर्मल होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 5, 6, 7 साल के जो बच्चे जिनमें हड्डियों का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी लवचिक हड्डियां जिनको बोलते हैं, तो उन बच्चों को सिखाया जा सकता है कि या थोड़ी हड्डियां पुष्ट हो जाएं उसके बाद सीखते हैं? अगर उनको ये एज ग्रुप में अगर सिखाना भी है तो उनको बहुत ज़्यादा कठिन योगासन नहीं सिखाने चाहिए, उनके मर्जी के मुताबिक सिखाना चाहिए। बच्चे लहरी रहते हैं, चंचल रहते हैं,
एक मिनट में आप मर्जी आएगी, दूसरे मिनट में रो देंगे या फिर इधर उधर चले जाएंगे। तो उनकी मर्जी के मुताबिक उनको सिखाओ और ये बहुत इजीली वो कर सके। वो एक्चुअली बच्चे कठिन से कठिन आसन भी इजीली कर सकते हैं, तो जितना इजीली कर सकते उतना ही करने लगा। उनको जबरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं। हाँ, 8-9 साल के होने के बाद में शायद तो थोड़ा सा स्ट्रेन्यूअस अपना ट्रेनिंग हम लोग बढ़ा सकते हैं, खास तौर पे बच्चा 13-14 साल का हो जाए उसके बाद में। लेकिन एक्चुअल रिगरस ट्रेनिंग की उम्र उसके बाद है। सर, हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं कि हम करते हैं कि शारीरिक मानसिक रूप से पुष्ट होने के बाद आध्यात्मिक उसकी प्रगति भी होनी चाहिए। तो जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसे सारे नैतिक गुणों को अष्टांग योग सिखाता है बच्चों को। तो ये अष्टांग योग की शुरुआत बच्चों में की जानी चाहिए और किस उम्र से की जानी चाहिए? आई थिंक बहुत ही आपने एक वाइटल सवाल पूछ लिया है, क्योंकि इसके ऊपर दरअसल विचार होना आवश्यक हम लोगों को एज ए डॉक्टर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा तौर पे अधेड़ उम्र के बच्चों के लिए केंद्रित मैं पकड़ूंगा इसको। एडोलेसेंट एज ग्रुप, 14-15, यानी जो नहीं, पर संस्कार सर, हमारे यहाँ पर तो संस्कारधानी बच्चों की 8-9 साल से शुरू हो जाती है। तो यदि बच्चों में उसी समय से गुण डेवलप होंगे तो आगे चल के उनका चरित्र भी उतना बेहतर बन सकता है। एकदम आपने सही फरमाया, क्योंकि ये जो अधेड़ उम्र का जो मैं बोल रहा था, दरअसल बच्चे बिगड़ना तब से शुरू होता है, एडोलेसेंस पीरियड से। संगत का परिणाम होता है, एक्सपोजर का परिणाम होता है। एक्सपोजर, हाँ, यानी दोस्तों के साथ में एक्सपोजर, या फिर आजकल तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं, घर के घर में इंटरनेट पर क्या क्या चीजें उपलब्ध है ये तो सब जानते हैं। तो बच्चे जैसे सिगरेट स्मोकिंग से लेके तो तंबाकू खाना और इस प्रकार की और अलग अलग और फिर और ज़्यादा गहरे उस गड्ढे में जाना, ये काफ़ी आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल हो गया है। हाँ। तो वहाँ पे नहीं जाने के लिए जो उसके पूर्व के जो आयु होती है, वो आयु में ही अगर उसको ऐसे संस्कार दिए गए, जो आपने अभी बिल्कुल सही फरमाया उचित तरीके से, कि 8-9 साल के बच्चे में तो उतनी समझ आ जाती है, वो समझ के समय अगर उसको योगों के संस्कार दिए जाए, उसमें विचित्र आकृति निर्माण करना बहुत जरूरी नहीं है। योगों के संस्कार, जैसे आपने अष्टांग योग का अभी जो जिक्र किया, अष्टांग योग में नेचुरली यम नियम इस प्रकार के कुछ मॉरल डिसिप्लिन्स आते हैं, नैतिकता, ये नैतिकता पढ़ाई जाती है। नैतिकता के वो जो अंग है वो समझने के लिए कठिन है, उसका पालन तो और कठिन है। बच्चों को कितना समझेगा इसके ऊपर ना सोचते हुए केवल उनको बताते जाना। हाँ, यम नियम में झूठ नहीं बोलना, किसी की चीजें नहीं लेना, या किसी का यानी चोरी नहीं करना, तो वो छोटी छोटी बातें बच्चों को समझती हैं। बहुत और संस्कार क्षम वय रहता है, आयु रहती है वो। उस समय अगर ये संस्कार डाले जाए तो अधेड़ उम्र में जो उसकी अधोगति होने की संभावना है, वो संभावनाओं को अपन वहीं पे उसके ऊपर आघात कर सकेंगे। यानी प्रिवेंटिव थेरेपी करके, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से उसको पेश किया कि उसको हमने प्रिवेंटिव करके हम लोग वो संस्कार को देख सकते हैं। नहीं, जैसे आपने अष्टांग योग यानी बहुत बार समझाए हैं, मैंने भी आपके लेक्चर सुने हैं, तो उसमें जो यम के जितने भी ये होते हैं, नियम कितने होते हैं, फिर आसन में तो बच्चे आ ही जाएंगे फिर आगे चल के। तो बाल संस्कार शिविर जो हमारे यहाँ पर जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में होता है, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों की रचना की जाती है क्या बच्चों के लिए? बाल संस्कार शिविर वहाँ पर अक्सर अप्रैल और मई महीने में होता है। जून महीने में थोड़े से कम उम्र वाले बच्चों के लिए भी लिया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार की के संस्कार उनके ऊपर निश्चित होते हैं। कुछ उनको श्लोक पढ़ाए जाते हैं, कुछ छोटे मोटे आसन कराए जाते हैं, प्रार्थनाएं होती है, और बच्चों को छोटी छोटी सी कहानियों में से सीख भी मिलती है। तो उसमें ये जोड़ना जरूरी है। ये जोड़ना जरूरी है। एक्चुअली वहाँ पे थोड़े बहुत इसको मद्देनजर रखते हुए जो इस प्रकार के संस्कार होते भी हैं, जो फिर आगे चल के ऐसे बच्चों के लिए बहुत काम में आते हैं। हम लोग एक्चुअली ऐसे बच्चों को इवॉल्व होते हुए देखते हैं, तो उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अधेड़ उम्र में ही योगाभ्यासी मंडल के कार्यकर्ता बन जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और सिंसियरली काम करते हैं, स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वातावरण बहुत अच्छा हो तो बच्चे बड़े जल्दी उससे आकृष्ट हो जाते हैं। इवन परीक्षा में भी अच्छे अंक लाते हैं वो, और आगे चल के एक उत्तम मानव, एक उत्तम सिटीजन या नागरिक, ये तौर पे उनका जो इवोल्यूशन हमने हमारे नजरों के सामने देखा हुआ है, ये सही में यानी योग के संस्कार उसके लिए निश्चित फायदेमंद अत्यावश्यक है। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कई व्याधियों से ग्रस्त होते हैं, कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, कई बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो उन व्याधियों के लिए योग कहाँ तक एक सेकंड थेरेपी के रूप में काम कर सकता है? हाँ, ये व्याधियों का प्रमाण आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग, मेरे को तो कई
जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं उनको बोलना पड़ता है कि भाई इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों आ रहे हो आप। लोगों में भी आजकल पेशेंस नहीं रहा है। आप ईमानदारी से बोल देते हैं कि ये बात के लिए कि थोड़ा 2 दिन इंतजार करो, हो जाएगा ठीक अपने आप। हाँ। लेकिन लोगों में संयम नहीं है। क्या है, 1 और 2 बच्चे रहते हैं और क्या क्या चीज़ें बातें लोग सुनते रहते हैं, इसलिए घबराए हुए रहते हैं माँ जी बाप। जी। तो उनका भी स्वाभाविक है। तो लेकिन अलग अलग व्याधियों के ऊपर में योग का जो प्रभाव है वो खास तौर पे आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो एडल्ट्स में हम लोग देखते हैं, जैसे डायबिटीज है या फिर मोटापा है, ये प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। अच्छा। दरअसल मोटापे का जो एक्चुअली फाउंडेशन है, उसका पाया जिसको बोलेंगे अपन, या उसकी नींव, उसकी नींव तो बचपन में ही रखी जा रही है। ओहो। हाँ, यानी हम लोग 8 या 9 साल के बाद में से हम लोग बच्चों में मोटापा देख रहे हैं, और मोटापे को पकड़ के जो भी उसके परिणाम होते हैं, फिर बीपी बढ़ना, और फिर लड़कियों में फिर कुछ माहवारी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स, और उनके शरीर में थोड़ी सी विकृतियाँ, घुटने दर्द देना, जॉइंट्स, ये इस टाइप के प्रॉब्लम जो बचपन में आदमी सोच भी नहीं सकता, इस प्रकार के प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर, हम हर व्याधि पे कौन सा योग काम करेगा ये तो नहीं बता सकते, पर जैसे बहुत मोटापा है या लड़कियों में भी मोटापा या माहवारी की समस्या है, तो कौन सा ऐसे योग के प्रकार हैं या आसन के प्रकार हैं जो इस पर कारगर सिद्ध हो सकते हैं? हाँ, एक्चुअली उसमें एम तो ये रहता है कि जो उसका जो बहुत फास्ट जो वेट बढ़ रहा है, दरअसल बच्चों में वेट कम करना ये गोल नहीं रखा गया है। ये इनिशियली गोल रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेल हुआ है जी। बच्चों का वजन कम करना लगभग असंभव है, लगभग। अच्छा। तो जो सपाटे से उनका वजन बढ़ रहा है, वो वजन की बढ़ोतरी पर भी हमने अगर रोक लगा दी तो हम काम हो जाता है, ताकि फिर अधेड़ उम्र में जब बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है तो वेट का अपने आप संपादन उसमें हो जाता है। फिर केवल अपना इतना गोल रखना है, उसमें फिर बच्चों को आहार विहार आचार विचार, ये 4 सूत्र जो है, ठीक है, आहार विहार यानी उनका बाहर में विहरण कैसे वो विचरण करेंगे, विचार उनका, और आहार विहार। हाँ, तो ये इस प्रकार के कुछ उनको मॉरल टिप्स अगर दिए जाए, उनको आहार के बारे में बताया जाए, तो बच्चे सुनते हैं। लेकिन ये केवल बच्चा ही पालेगा और माँ बाप आइसक्रीम खाते रहेंगे या भाई बहन आइसक्रीम खाते रहेंगे और ये नहीं खाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो पूरे कुटुंब को वो व्यवस्था अमल में लानी पड़ती है, तब जाके ये उपाय कुछ कारगर होते हैं। लेकिन इस प्रकार की, यानी उसके लिए दरअसल सूर्य नमस्कार है, कठिन से कठिन योगासन है, द्रुत गति से योगासन, जिसमें एक्चुअली योग का व्यायाम, यानी योगों को उसमें व्यायाम रूप में कन्वर्ट अगर किया जाए तो फिर उसमें का फायदा ज़्यादा होगा। अच्छा। और योग से होता यूँ है कि हमारे जो शरीर का जो कोर पार्ट है, मतलब केंद्रीय भाग, जो वक्ष है, पीठ है, पेट है और श्रोणी प्रदेश, इस भाग के स्नायु और इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर में दबाव रहते हैं, तनाव पड़ता है। हाँ, तो ये इसके वजह से जो बच्चे का जो फास्ट वेट बढ़ना है, वो वेट बढ़ने पर हम लोग निश्चित रोक लगा सकते हैं, अंकुश लग सकता हाँ। लेकिन बशर्ते ये है कि उसमें बच्चा रेगुलर योगाभ्यास करे, यूँ नहीं कि भाई 2 महीने किया फिर छोड़ दिया, ठीक है, आप रेगुलर उसको अपने जीवन शैली में उसको ढालो, रोज एक्सरसाइज करो, यानी आप उस बच्चे की पूरी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। अब बच्चों को ऐसा है, देखिए कि एक जैसे बड़ा आदमी योग में रममाण हो सकता है, कोई अगर किसी को अगर पसंद है, बच्चों में स्वभाव ऐसा रहता है, चंचल होता है, तो वो उसमें इतना नहीं रह सकते, तो उनको खेल भी आवश्यक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन योग का अगर फाउंडेशन रहा तो ना कि खेल में केवल प्रगति करेगा, लेकिन इस प्रकार की व्याधियाँ, काफ़ी सारी व्याधियाँ हैं उसमें जी। आजकल की जीवन शैली को लेके तो है, लेकिन कुछ व्याधियाँ ऐसी है कि जैसे उसके कारण वैद्यकीय विज्ञान को भी नहीं मालूम, इडियोपैथिक बीमारियाँ बोलते हैं उसको। मिसाल के तौर पर जैसे बच्चों में होने वाला संधिवात है, बच्चों में होने वाली कुछ स्किन की बीमारियाँ हैं, बार बार होने वाले इन्फेक्शंस है, कुछ एलर्जीज है, इनके ठोस कारण अभी तक पता नहीं चले हैं, और ना कि उसके ऊपर में ठोस कोई उपचार भी उपलब्ध है। पर तो योग क्यों नहीं ट्राई किया जाए फिर? अच्छा, तो वो भी एक ट्राई करके देखा जा सकता है। पर क्या उस परीक्षा में योग खरा उतरा है? दरअसल ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि योग के ऊपर में ये रिसर्चेस जितने भी चल रहे हैं, यानी मैं जो सुनने वाले श्रोता जो गण हैं उनके माहिती के लिए बताना चाहता हूँ कि
विदेशों में योग के ऊपर में जबरदस्त संशोधन का काम चल रहा है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और ये पूरा शास्त्रोक्त पद्धति से इंस्ट्रूमेंट उनका चल रहा है। और अच्छे अच्छे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में योग को 1 या 2 3 घंटे का समय अभी मिलने लग गया है, इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जी। तो अभ्यास तो हो रहा है। और हमारे आजकल किताबों में भी योग का उल्लेख होने लग गया है। अच्छा। तो मेरे खुद के बाल रोग शास्त्र के किताब में, बाल रोग शास्त्र का हमारा जो ऑफिशियल बुक है नेल्सन, या मेडिसिन का जो ऑफिशियल बुक जो पढ़ा, जो दुनिया का हर डॉक्टर पढ़ता है, हैरिसन, तो उसमें पैराग्राफ से लेके तो चैप्टर तक योग और इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपी, कैम बोलते हैं उसको। जी, जी। हाँ, तो ये मेडिसिन, इसके ऊपर में चैप्टर्स है जी। तो ये सर ने बुक लिखी है आदरणीय खांडवे गुरुजी के साथ। तो इस बुक के अंतर्गत ऐसी कई व्याधियों का वर्णन इसमें होगा, यानी ये तो इसमें सभी लोगों का है, हर उम्र के लोगों का वर्णन है। तो इसमें बच्चों का भी वर्णन देखने को मिल सकता है, खास तौर पर ये हम बताना चाहेंगे। सर, बचपन में ही बच्चों की बहुत सारी व्याधियां होती हैं, जैसे OCD होती है, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। तो इनमें माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि बच्चों का क्या किया जाए। ADHD होता है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि यानी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और विशेषज्ञों के पास जाते हैं, थेरेपीज करते हैं, पर ये बच्चे उतने जल्दी कोप अप नहीं हो पाते, यानी सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाते। तो क्या योग इन बच्चों को आगे बढ़ने में या उनकी समस्याओं को हल करने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से कर तो सकता है। दरअसल उसमें प्रॉब्लम यह है, देखिए, जैसे ऑटिज्म एक हम बीमारी लेके चले, जो कि एक मानसिक विकृति है जी। ब्रेन के ऊपर में भी कुछ खराबियां रहती है, ऐसा धीरे धीरे ख्याल में आ रहा है। मानसिक यानी जिसमें शरीर में कुछ खराबी नहीं मिल रही, पूरी तरह मन की बीमारियां हैं, वो इस टाइप की एक बीमारियां होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें एक्चुअली बच्चे मन से ही अपने आप को समझ लेते हैं। नहीं, ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। अच्छा। उसकी वजह से वो लगती है, बाहर से लगती है कि ये मानसिक बीमारी है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ब्रेन में रहता है, उसको ऑर्गेनिक बीमारियां बोलेंगे हम। ओके। केवल मेंटल या साइकेट्रिक बीमारियां नहीं बोलेंगे। हाँ। तो इस टाइप के थोड़ा सा ओवरलैप उसमें रहता है। एक बीमारी है ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब बच्चे कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अच्छा। जैसे अभी सामने में ये फोन पड़ा है तो 1 मिनट देखेंगे उसको, फिर बाद में उसको फेंक देंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे, फिर से फेंक देंगे। सर, कहीं पे भी नहीं रुकते हो। यहाँ पर मैं एक समझती कि एक ही एक चीज को बार बार करते जाना। हाँ, ये आपने अच्छा पूछा, ये ऑटिज्म का लक्षण है। अच्छा। रिपीटेटिवनेस, एक ही कोई चीज को। ऑटिस्टिक बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा अपने हिंदी या मराठी भाषा का शब्द है, वो है स्वमग्नता। यानी वो बच्चे खुद ही में इन्वॉल्व रहते जी। उनके सोशल इंटरेक्शन लगभग बंद हो जाती है। माँ बाप के साथ में भी नहीं होती, बाकी भाई बहन के साथ में भी नहीं होती, बाकी सोसाइटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल अपने इसमें। और रिपीटेटिव एक्टिविटीज एक ही बात करते रहते हो। अब ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बच्चों को योग को प्रवृत्त करना ये बहुत कठिन बात है। उसमें योग शिक्षक और मदर फादर, ये दोनों को बहुत ही परसिस्टेंटली, डिलीजेंटली उसके ऊपर बैठ के कुछ घंटे, 1-2 घंटे तक उसके ऊपर बैठना पड़ेगा जी। तो बच्चों को उसको मैंने एक आधी बात करने के लिए मजबूर करना, ऑटिज्म ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ADHD के बच्चों को भी डिफिकल्ट है। तो बैठेंगे वो 2 मिनट मानेंगे आपकी बात, लेकिन तुरंत वो छोड़ के दूसरा कुछ काम करने लगेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से परसिस्टेंट हम लोग इसको कंटिन्यूअसली अगर उसके पीछे पड़े रहे तो हो सकता है कि योग उसके ऊपर में प्रभावी साधन सिद्ध हो। दरअसल आपने अभी गुरुजी का जिक्र किया, तो गुरुजी के अनुभव में ऐसे कुछ बच्चे आए हैं जिसमें ADHD और ऑटिज्म और ये जो OCD का नाम आपने लिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कोई भी एक उनके मन में ख्याल आ जाता है कि भाई मेरे को कुछ तो भी मेरे हाथ गंदे ही है, तो वो 1-2 घंटा बार हाथ ही धोते रहते हैं। इतना कि कितने बार बताने के बावजूद भी हाथ धोने चले जाएंगे, और इतना ये कंपल्सिव, यानी उनको उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, इसमें गुरुजी का कुछ बहुत ही कम पेशेंट्स का अनुभव है, लेकिन अनुभव अच्छा रहा है। कुछ अलग उसमें योगाभ्यास बताया गया है, कुछ अलग तरीके का, जो कि आपने अभी जो किताब बताया, वो किताब में उसका पूरा अच्छा डिटेल आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चा वैसे भी तो कंट्रोल करना मुश्किल है,
और इस टाइप की अगर प्रॉब्लम रहे तो उसको कंट्रोल में रख के एक जगह घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा बिठाना पर उसका असर करवा अच्छा लेना, होता है। असर अच्छा होता है जी। हो सकता है। अब क्या है, इस टाइप के ना उतना पेशेंस ना कोई माँ बाप में है आजकल, हाँ। और डॉक्टर्स में भी नहीं है, और इवन योग शिक्षक में भी शायद इतना बार बार बच्चा अगर नॉन कोऑपरेटिव रहा तो शायद ना हो। लेकिन उसको परसिस्टेंटली ये इसको एक प्रोजेक्ट लेके अगर किया जाए, और इस टाइप की जैसे ऑटिज्म के ऊपर में अच्छे अच्छे साइकोथेरेपीज इवॉल्व हो रही है, प्ले थेरेपी इवॉल्व हो रही है, तो प्ले थेरेपी में भी योग की थेरेपी निश्चित कारीगर सिद्ध हो सकती है। ऐसा हमारा यानी हमारा आग्रह ऐसा है हाँ। कि इसके ऊपर अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल। सर, ये तो उस समय तक का हम बात कर रहे हैं कि जब तक बच्चों को नहीं समझता है, या वही वही चीज़ें करते रहते हैं। अब जब एडोलेसेंस पीरियड आ जाता है, जब 12 से लेकर 16 तक बच्चे, जब उनको सब समझने लगता है और उनकी वृद्धि वाला पीरियड होता है, तो बच्चों को दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, बराबर है। और महिलाएं माहवारी में होने लगती हैं, तो इस समय की बहुत सारी समस्याएं बच्चों के समक्ष होती हैं। तो ऐसी समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते होंगे, तो उसमें योग का कुछ आपने उसके साथ मिलाकर कुछ ऐसी थेरेपीज की हैं? थेरेपीज अभी तक तो की नहीं है, लेकिन ये पीरियड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 लैंगिक, क्योंकि लैंगिक वृद्धि उस समय होते रहती है, बॉडी में बदलाव होते रहते हैं। तो कुतूहल के वजह से, यानी वो बच्चा उत्कंठा के वजह से वो जानना चाहता है कि क्या हो रहा है करके, एक्सपेरिमेंटेशन अलग अलग करते रहते हैं। बौद्धिक भी है उसमें, और संस्कार। तो इस प्रकार के अलग अलग भूमियों पर बच्चों का विकास चलते रहता है। तो उसके साथ में स्पेशल तौर पे एक और चीज़ डेवलप होती है, वो यानी हमारे कुटुंब के प्रति, मदर फादर के प्रति एक रिबेलियस टेंडेंसी, यानी जिसको या तो बोला जाए कि रिबेलियस होगा, या न्यूनगंड आ जाता है कभी कभी उन बच्चों न्यूनगंड भी में। आता है, इवन डिप्रेशन हाँ, काफी कॉमन डिप्रेशन है। भी आता है। तो लेकिन कॉमन तौर पे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो उनके लिए दोस्त है, बाहर की दुनिया है, इनका कहना ज्यादा महत्व करने लगता है। जी। तो इस प्रकार की रिबेलियस टेंडेंसी फिर मदर फादर और नेचुरली रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से होता है ऐसे कि क्लैशेस होने लगते हैं, और उसकी वजह से बच्चा और बिगड़ता है। फिर बाहर और सहारा ढूंढता है, कोई बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर गलत आदतें लगती है। तो इस टाइप की जो समस्या है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, खास तौर पे आजकल ड्रग एडिक्शंस, दारू का एडिक्शन, ड्रग का एडिक्शन, ड्रग्स मतलब इवन ब्राउन शुगर तक बच्चे एडोलेसेंट, यही उम्र है कि जहाँ पर बच्चों को लत लगना शुरू होती है, बिगड़ना। सिगरेट है, तंबाकू है, इस प्रकार के। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या आपने जैसे बोला डिप्रेशन, यानी मानसिक समस्याएं, और फिर पढ़ाई में कम पढ़ना, जी। ठीक है, खेल के प्रति रुचि नहीं रहना। तो इस टाइप की फिर कोई बच्चे बुलिंग मतलब थोड़ा सा गुंडागर्दी की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हमने देखे हैं दरअसल, कि मदर फादर ने आके कंप्लेंट की कि बच्चा गलत संगत के बच्चों के साथ में घूमते रहता है, और कुछ ऐसी इस टाइप की। तो ये उम्र में आपका योग का संस्कार, जिसके ऊपर में ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं कि योग का अगर संस्कार रहा, योग उस समय व्यायाम के रूप में काम में आता है, बुद्धि उसकी सात्विक हो, इसके ऊपर में योग का अपने आप परिणाम होता है। कोई अलग से स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कसरत योग की करो तो उसके मन के ऊपर में परिणाम ऐसे होते हैं, बुद्धि के ऊपर परिणाम ऐसे होते हैं कि सत्वगुण की जागृति होती है। सर, एक हाथ दो आसन बताइए ना, जिससे इन सारे गुणों का महत्व बढ़ता है। हाँ, जैसे ये अभी आपने किताब बताया, उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक बच्चा रहता है, प्रत्यक्ष में हुआ ये, कि वो बहुत लाडला बच्चा रहता है। पहले 3-4 उसकी बहनें रहती है, बाद में उसका जन्म होता है, तो अननेसेसरली उसको अपने समाज में होता है ऐसे, तो उसका बहुत लाड होता है। तो आगे चल के होता यूँ है कि किसी कारणवश बिजनेस में वो आता है पिताजी के, और बिजनेस को लेके उसके पिताजी के साथ क्लैशेस होने लगते हैं, और कभी कभी वो क्लैशेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो झगड़ा होने लगता है। और बच्चा वैसे आज्ञाधारक रहता है वो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पिताजी के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्लैश हो जाता है। तो उस समय फिर वो एक्चुअली वो बच्चा तुरंत, उसको जो योगा का वर्ग किया रहता है उसने रिसेंटली, तो उसको मालूम रहता है कि पद्मासन डालने से मन शांत होता है। अच्छा। तो वो अपने रूम में जाता है, पद्मासन डाल के बैठता है, और 10 मिनट के बाद में बच्चा एकदम शांत हो जाता है। हाँ। ये बच्चा तुरंत योगाभ्यासी में डल आता है, और गुरुजी को वो बात बताता है कि गुरुजी आज मेरा पिताजी के साथ में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो जाएगा क्या नहीं, तो केवल मेरे को इतनी बात याद आई कि भाई पद्मासन डालने से मन शांत होता है। तो ये चमत्कार उसमें ये किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसी कोई विश्वास की बात, मनगढ़ंत बात नहीं है। तो वो बच्चे ने किया, शशांकासन बोलते हैं, शशांकासन, तो करने से यदि मानसिक शांति मिलती है तो वो करना चाहिए। दरअसल शशांकासन तो मानसिक बीमारियों के ऊपर में इतना प्रभावी है
कि डिप्रेशन वाले बच्चों को तो दरअसल सभी प्रकार की योग की डिसिप्लिन बाजू रखते हुए तुरंत शशांक आसन पढ़ाया जाता है। शशांक आसन एक आसन है, मैं यहाँ पे उसका चित्र मैं बताना चाहूँगा। जी जी। शशांक आसन का देखिए, सिंपल आसन है, कोई कठिन नहीं। ये चित्र है वो शशांक आसन, ये वाला जो है ये शशांक, ये पहली पूर्व स्थिति है और धीरे धीरे हाथ आगे खिसका के जमीन पर रख देना है और पूरा शरीर को फोल्ड करते हुए ऐसा रहना। और ये स्थिति में अपने को जितना समय हो सके 5 मिनट 10 मिनट, आइडियली इसको 20 मिनट तक रखना चाहिए। हाँ, ये स्थिति को। अच्छा अच्छा। हाँ। ये स्थिति को जैसे हम लोग ज्यादा समय रखेंगे, यानी कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, अधेड़ उम्र का हो या बुजुर्ग हो, तो ये स्थिति आने के बाद में आपका ब्लड का फ्लो शायद अपने दिमाग की तरफ चला जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। ब्लड का फ्लो जाता है, वो तो एनाटॉमिकल जो भी मेडिकल रीजंस है, लेकिन मन शांत होने लगता है। और नॉट ओनली शांत, अगर डिप्रेस्ड रहा तो मन में एक प्रकार का आनंद, उमंग, ये भी पॉजिटिव साइड में भी मन आता है। तो ये उसके विविध परिणाम है, नॉट ओनली मन के ऊपर परिणाम है, हृदय के रोग के लिए भी यही उपयुक्त है। बाद में कुछ अस्थमा के लिए भी यही आसन उपयुक्त है। अच्छा। ऐसे अलग अलग बीमारियों के ऊपर में उसके बहुत अच्छे लाभ है शशांक आसन के। एक मिसाल के तौर पे एक आसन हमने लिया है। ऐसे योगासन, अलग अलग योगासन अलग अलग प्रकार के प्रभाव रखते हैं शरीर मन पर। योग का परिणाम या तो मन पर होता है या शरीर पर होता है। शरीर को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, इसलिए शरीर के ऊपर में पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते, और फिर आगे चल के प्रवास तो मन की दिशा में ही जाना है जी। योग का। और अच्छा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये अपना करियर बनाने वाले क्षेत्र में होते हैं, तो कई लोग अपने यानी खेलों में भी अपना करियर बनाते हैं। बराबर है। तो कौन से ऐसे योग हैं जो खेलों में सहायक होते हैं? हाँ, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने एक्चुअली, जैसे एक पॉपुलर बच्चों में एक खेल है कराटे, ठीक है, मार्शल आर्ट्स, कराटे है, कुंग-फू है, इस प्रकार के जो खेल है, तो उसका पूरा प्राइमिंग, यानी उसकी जो पार्श्वभूमि तैयार होती है पूरी, या उसकी जो प्रिपरेशन होती है पूरे योगासन से होती है। उसको वो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो पूरे योगासन है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे आसन है कि जिसमें पैर एकदम पूरे स्प्रेड किए जाते हैं पूरे, और पूरा, यानी कोई बच्चे तो इवन पूरे बॉडी को ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर इस टाइप के पैर ले जा सकते हैं। उसके कुछ नाम है, जैसे उसका नाम दिया गया आसनों के अभ्यास में उग्रासन। तो इस प्रकार के आसन के अभ्यास की वजह से किक्स मारना, जैसे कराटे में किक्स मारते हैं, पंचिंग करते हैं, तो इस टाइप के बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, कराटे में क्या लगता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, और योग से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से बनती है। आपने देखा होगा कि मलखाम, एक सूत्र मलखाम भी है, जैसे डोर के ऊपर में लटक के अलग अलग आकृतियां रस्सी पर पद्मासन बनाते हैं, क्या क्या सर्वांगासन करते हैं। मलखाम में भी आप अगर देखोगे, मलखाम के बहुत सारे पोजीशंस है, वो योगा की पोजीशंस है जी। एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स है इंडिया का, वो केरला में, उसको बोलते कलारीपयट्टू। हाँ, तो कलारीपयट्टू का एक्चुअली आविष्कार ही योग से हुआ है। अच्छा। दरअसल कलारीपयट्टू के जो साधक होते हैं, वो जब ये मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करते होते, उस समय वो योगासन करते होते हैं। भरतनाट्यम कला है, नृत्य का आविष्कार है, लेकिन उसके पूरे पोजीशंस योग की पोजीशंस है। अच्छा। तो योग एक्चुअली सब जगह परकोलेट करता है। दरअसल अगर हमने, और मन का कंसंट्रेशन इतना आवश्यक है, जैसे बुद्धिबल खेल रहा है बच्चा, चेस खेल रहा है, धनुर्विद्या कर रहा है, ठीक है, तलवार, या फिर इवन सिंपल बैडमिंटन या टेबल टेनिस के लिए भी आप खेलने जाओ तो आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताएंगे। ये पूरे के पूरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योग की पोजीशंस है जी। तो योग का अभ्यास अगर रहा तो आप नेचुरली, जिसकी योग की पोजीशंस बढ़िया है, जिसको उग्रासन अच्छे से जम गया, वो तो उसकी किक तो 90 डिग्री पे जाने वाली है। हाँ। ठीक है, तो इसमें कराटे में भी वो बच्चा आगे जाएगा तो उसकी, और मन का कंट्रोल, ये दोनों चीजें जो स्पोर्ट्स में लगती है, ये बहुत, योग से आपको इतनी सुंदर पार्श्वभूमि बनेगी कि दरअसल आजकल इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन विदेशों में भी जो गवर्नर, ये जो है स्पोर्ट्स की जो बॉडीज है, वो अक्सर बच्चों को, यानी उनके जो स्पर्धक है, उनको योग का अभ्यास करने लगवाती है जी। सर, हमारे करिकुलम में सारे विषय होते हैं, यानी कोई भी, यानी इंटरनेशनल सिलेबस हो, स्टेट सिलेबस हो, या फिर हमारा अन्य कई सिलेबस जिसमें होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन सिलेबस में बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें शारीरिक विज्ञान होता है, सारे विषय होते हैं, स्ट्रेचिंग, खेल कूद, सब कुछ होता है। तो योग को एक
विषय के रूप में यदि बचपन से ही यदि रखा जाए और एक योग शिक्षक यदि बकायदा पढ़ाए तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। और दरअसल आजकल की जो सरकारें हैं वो इस दिशा में ऑलरेडी कदम डाल चुके हैं। हाँ। हर एक स्कूल में योग शिक्षक आजकल लिया जा रहा है, खास तौर पे पीटी का टीचर रहता था एक जमाने में। कुछ कुछ स्कूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि पढ़ाई के ऊपर में इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि योग शिक्षक तो छोड़ो, पीटी का टीचर भी नहीं रहता। कंपल्शन यदि ये कंपल्शन गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हाँ। कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भी डालिए और योग भी दोनों सिखाइए। देखिए सिंपल सी बात है समझने के लिए, हमारे श्रोतागण के लिए, कि योग का प्रभाव मुख्यतः हमारे केंद्रीय अंगों पर, इसका जो प्रभाव रहता है स्पोर्ट्स का, वो शरीर के बाहरी अंगों पर रहता है। अच्छा। तो आपके दोनों अंग अगर अच्छे से विकसित हो तो फिर आपको दोनों इसमें आपको महारत हासिल होगी। स्पोर्ट्स में भी होगी। स्पोर्ट्स की अपनी आयु होती है। देखिए कि स्पोर्ट्समैन जनरली उम्र की 35-40 साल के बाद में स्पोर्ट्स की आयु लगभग खत्म हो जाती है। योग की आयु नहीं है। बूढ़ा आदमी 90 साल का आदमी भी योग कर सकता है आराम से। तो वो आवश्यक है उसके लिए। हाँ सर, तो यानी ये बच्चों के लिए हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे थे कि खास तौर पर बच्चों में बचपन से ही यदि ये संस्कार पढ़ते हैं तो बच्चों की बौद्धिक आध्यात्मिक प्रगति में और उन्नति में वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बौद्धिक उन्नति ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हाँ हाँ। आजकल केवल उसी को लेके तो पूरे पालकगण जो अभिभावक जो है उसी को लेके परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। सर, योगाभ्यासी मंडल में विभिन्न विषयों पर छोटे छोटे सेमिनार्स होते हैं या छोटे छोटे एक चर्चा सत्र होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, 15-15 दिन के बढ़िया एक सेशंस चलते हैं। तो उसमें बच्चों को लेकर बहुत बढ़िया सा सेशन या किसी विषय पर सेशन आपने कंडक्ट किया है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ जी, हमारे यहाँ पे तो मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि योगा के संस्कार वर्ग होते हैं, वो थोड़े छोटे बच्चों के, यानी 5-6 साल से लेके तो 10 साल तक, और फिर छोटे मोटे कुछ योगासन वाले और योग संस्कार शिविर होते हैं। लेकिन खास तौर पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 10वीं और 12वीं का थोड़ा सा अटेंडेंस कम रहता है, लेकिन 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ये उम्र के जो, यानी ये कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए एक अलग से बुद्धिमत्ता विकास वर्ग वहाँ पे होता है। अच्छा। और वहाँ पर कुछ योगासन ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि जिसमें बॉडी का बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक पैर पे पूरी बॉडी खड़ी है, ठीक है, या फिर कोई विशिष्ट ऐसी बैलेंसिंग पोजीशन है कि बाकी शरीर पूरा आड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन एक हाथ पर बैलेंस है या एक पैर पे बैलेंस है, इस टाइप की, या फिर इवन शीर्षासन जैसे कठिन आसन, सिर के ऊपर पूरी बैलेंसिंग बॉडी खड़ी है। तो ये बैलेंसिंग और मन के जो कंसंट्रेशन है, मन का एक जगह केंद्रीभूत होना, तो ये इस टाइप के आसनों का अभ्यास वहाँ पे ज़्यादा होता है। और उसमें बच्चों को बुद्धिमत्ता, देखिए बुद्धिमत्ता यानी क्या बात है। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि मेरे हाथ में अगर एजुकेशन पॉलिसी दी जाए कंट्री की तो मैं बच्चों को पहले 3 या 4 साल केवल ध्यान करना पढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला है कि मैं किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं लूंगा। ये साइकोलॉजी इतना बड़ा विषय है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी कह लीजिए या यानी कोई भी ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए, यदि इसके छोटे छोटे चीज़ों पर विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बृहत विषय है और उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हम बच्चों को और अच्छा बना सकते हैं। एक्चुअली स्वामी जी ने ये विचार ध्यान को लेकर लिया है, लेकिन आप विदेशों में देखोगे तो पहले 3-4-5 साल तक उनको पढ़ाई रहती नहीं है, किताबें नहीं रहती, कुछ नहीं, उनको केवल कुछ भी यानी अपने मन से जो बच्चों को करना है करने देते हैं, उनके मन का विकास होने देते हैं, बुद्धि का विकास होने देते हैं, उनका लाइकिंग देखते हैं और फिर वो बच्चे आगे चलते हैं। सर, उन लोग पढ़ना बहुत अच्छा सिखाते हैं कि जो छोटा भी बच्चा रहेगा उसको एक बुक दे देते हैं और उनके वाचनालयों में ना छोटे छोटे ऐसे झोपाड़े जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे झूले होते हैं, तो बच्चा उस झूले में बैठ के देखता है, या छोटी छोटी चेयर्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इनकलकेट करते हैं उन बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी हैं कि जो आपके जीवन से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आपको बहुत कुछ मिल सकता है। खेलना वेलना तो सारी चीज ठीक है, बच्चे मान ले जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को वो लोग पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ये बातें आती है संस्कार और मन का विकास, इसको लेके वो अगर अच्छे से हो जाए तो ये बच्चा आगे चल के जो पढ़ेगा वो तो उसकी बुद्धि ग्रहण करेगी, सीधी सी बात है। हम लोग पहले से ही बच्चों को अगर दुनिया भर की बातें पढ़ाने लगेंगे कि भाई मेरे को याद है कि मेरी बच्ची को मैं बीबीएम में थी, पढ़ा रहा था, कुछ ज्योग्राफी का कोई किताब था, बच्ची क्या 3री 4थी 5वीं में थी, अभी ठीक से याद नहीं, लेकिन ये था कि भाई फलाना नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में कुछ सोमालिया है, कुछ तो भी कोई कंट्री थी, उसका कैपिटल है किंशासा, फिर वहाँ का वेदर कैसा है। अब ये
ठीक है वो इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उम्र कौन सी है उसकी, पहले ये तो देखो कि उसको उसकी समझ क्या है। उसको आप ये बातें पढ़ाओगे तो उम्र के अनुसार पढ़ाना ज्यादा उसके मुताबिक क्या होता क्या है कि उसमें मेंदू का जिस दिशा में अच्छे से उसका रुझान बढ़ना चाहिए, हाँ। वो ना बढ़ते हुए वो भलती दिशा में जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाई के प्रति एक प्रकार की घृणा पैदा होती है, हाँ, जो नहीं वितृष्णा होनी हो चाहिए। जाती उनको है। पढ़ाई के प्रति लाइकिंग डेवलप होना चाहिए, फिर कोई भी विषय ले वो। इस प्रकार करने के लिए मेरे ख्याल से योग का ये जो ध्यान का जो अंग है, धारणा ध्यान, या फिर सिंपल इवन ओंकार करना लंबे समय तक, या फिर सिंपल पद्मासन डाल के शांत बैठे जो रहना। लाइफस्टाइल में हमारे यहाँ पर 1 घंटा योगाभ्यासी मंडल में करवाया जाता है हाँ, कि आपके सारे आसन, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ओमकार, प्रार्थना, तो ये आपके जीवन को एक लाइफस्टाइल प्रदान कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। तो मन, देखिए मन के ऊपर में अच्छा प्रभाव होने लगे ना, तो मन ही सब चीज की जड़ है। तो उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर सब तो डॉक्टर साहब, होगा। एक सवाल ये रहेगा कि यानी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, तो बच्चों में आपने मोटापा बोला, ये बोला, उसके अलावा भी आजकल बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उनको शुगर है या बहुत सारे ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, जैसे एक मिसाल के तौर पे अपन जैसे अलग अलग है, जैसे 1-2 उदाहरण लेंगे कि बच्चा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, ठीक है, ये काफी कॉमन कंप्लेंट है। और स्पेशली आजकल ऐसा होता है, देखिए कि स्कूल चालू होती है तो दूसरे महीने में परीक्षा लेने लगते हैं, हर महीने परीक्षा रहती है। मैं कई मरीज मेरे थोड़े से नाराज हुए हैं मुझ पे, क्योंकि मैंने डांट दिया है उनको। वो बोल रहे कि साहब इसको 103 बुखार कल से है, हमने आज भी उसको स्कूल भेजा था और हमको कल भी भेजना है क्योंकि कल उसकी परीक्षा है। अब 103 बुखार में बड़ा आदमी भी बिस्तर से उठेगा नहीं, उसको बच्चों को मार मूर के आप स्कूल भेज के क्या पाना चाहते हो? ठीक है, तो इस प्रकार की बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ने लगे तो ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास से इम्यूनिटी बिल्टअप होती है। एक संक्षिप्त भाषा में द्वारा भी इसका इलाज तो होता ही होता है। नहीं, होता ही है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में एंटीबायोटिक्स है, कुछ दवाइयां हैं, ये दवाइयों के अपने परिणाम है, बहुत अच्छे परिणाम है, कभी कभी बुरे परिणाम भी है। लेकिन योग अगर आप नियमित रूप में करोगे तो ये बार बार जो बीमारियां होती है बार बार, तो बच्चे के ऊपर में टेंशन बढ़ गया है, वो टेंशन को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सर, आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि मेरा बच्चा सबसे आगे रहे और वो सारी जितनी भी कलाएं हैं उसमें सब में निपुण रहे और उसमें सब में उसने करना चाहिए, भले ही वो बेचारा उसके लिए सक्षम हो न हो, उसकी उतनी कुव्वत हो न हो। तो इन सारी चीजों को लेकर तो बहुत सारे लोग तो ये वो तो होने लग गया है कि मार मुर के बच्चों को ये सब जबरदस्ती कराया जाता है। परिणाम ये होता है कि बच्चा कहीं का भी नहीं रहता। जो बच्चे चाहते कि हर फील्ड में, क्षेत्र में आगे, वो कोई भी फील्ड में आगे नहीं जाता। ये उसका विरोधाभास था कि बच्चे ने कुछ तो भी वाद्य सीखना चाहिए, इसलिए मम्मी ने बच्चे को वाद्य स्कूल में डाला और जब यानी 1 महीना बीत गया, जब वो गई तो बोले कि ये कौन से वाद्य में पारंगत हुआ? ये सारे वाद्य बजाता था। इस तरीके का होता है। तो ये ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है क्या जो बच्चों को यानी बढ़ने में बीच में रुकावट बनती है? वो तो इसके लिए बच्चों के माता पिता का भी उसमें ये होना चाहिए। बराबर, माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति का एक अपना अपना तरीका होना चाहिए, एक अपनी उसकी बुद्धि है, उसकी क्षमता है जी। जिसका, जैसे मेरे को बॉटनी का विषय पसंद है तो आपको पसंद हो, जरूर आपको मैथमेटिक्स पसंद होगा। बॉटनी वाला मैथमेटिक्स अगर करने जाए तो फेल हो जाएगा। तो सर ऐसा, लेकिन बॉटनी वाला साइंटिस्ट यानी कोई बुद्धिमत्ता से काम है क्या? मुझे बताइए, कोई काम नहीं है। हर एक का अपना अपना फील्ड होता है। आज कोई कला के क्षेत्र में कोई तबला बहुत उत्कृष्ट बजाता है, तो वो कोई डॉक्टर से कम है? मेरे को बताया, हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी आप गाइड करते हैं? सर, करना पड़ता है हमको अक्सर काउंसलिंग करना पड़ता है। जी जी। आपने डायबिटीज का एक अच्छा उदाहरण दिया अभी तक, मैं उसके ऊपर 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि ब्लड शुगर, बच्चों का जो डायबिटीज है वो इंसुलिन की का अभाव रहता है बच्चों में, और इंसुलिन अगर गोली के रूप में अगर लिया जाए तो हमारा टाइप 1 डायबिटीज, तो गोली उसको शरीर खत्म कर देती है। शरीर, पेट के अंदर में एसिड रहता है वो खत्म, यानी इंसुलिन का गोली के रूप में प्रभाव नहीं होता, बच्चों को इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये जो डायबिटीज है उसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको इंजेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें योग का क्या भूमिका है? आपको अपनी बॉडी की रचना ऐसी है कि शुगर में थोड़े माइनर भी बदलाव अगर होते हैं जी, तो बॉडी सेंस करती है और उसको नॉर्मल कर देती है। जब आप इंजेक्शन के रूप में बाहर ही अपन ये करते हैं तो बाहर से अपन सेंसर नहीं लगाए हैं, तो कितना देना चाहिए कितना नहीं, इसमें गलतियां होती है।
कभी ज़्यादा इंसुलिन चले गया तो एकदम ग्लूकोज कम होकर बच्चा बेहोश हो जाएगा, कभी कम रहा तो ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी। ये जो वाइड फ्लक्चुएशंस है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल डायबिटीज़ जी। तो ये ब्रिटलनेस ऑफ डायबिटीज़ जो रहता है अत्यंत हानिकारक होता है। हानि कहाँ पे होती है? उसकी आंखों के ऊपर होती है, गुर्दे के यानी किडनीज के ऊपर होती है, हार्ट के ऊपर होती है। तो ये हानि को कम करने का काम योगाभ्यास करता है। योगाभ्यास करने से आपकी ब्लड शुगर की जो वाइड फ्लक्चुएशंस है वो एक लिमिट में आ जाएंगे। बस योगा का इतना प्रभाव है और मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। तो डायबिटीज जिनको है उनको तो मैं आग्रह करूंगा कि आप नियमित योगाभ्यास कीजिए। इंसुलिन तो आपको जिंदगी भर लेना है, उसमें कोई योग कोई उसको रिप्लेस नहीं करने वाला। कुछ कुछ चीज़ों में योग पैलिएटिव करके काम करता है, कुछ कुछ चीज़ों में सहायक करके काम करता है, और कुछ कुछ चीज़ों में तो क्यूरेटिव, इवन आपको क्योर मिल सकता है। ऐसा विविध भूमिका योग की रह सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हाँ, तो ये जो जितना भी योग का ये जो सफ़र है, तो ये बच्चों के लिए जितना आवश्यक है उतना बूढ़ों के लिए भी योग करना उतना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। उसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं, जैसे देखिए बुढ़ापा एक ऐसा होता है कि जैसा आदमी आगे आगे झुकते जाता है, उसके जॉइंट्स काम करने यानी दर्द देने लगते हैं, ठीक है, मसल की शक्ति क्षीण हो जाती है, आंखों से दिखना, कानों से सुनना, अलग अलग रुचि, ये सब पंचेंद्रिय अपने पूरी बॉडी अभी विड्रॉ होने लगती है। ठीक है, बाहरी दुनिया का जो अब तक भोग लिया है वो भोग की दुनिया से अभी बॉडी पूरी धीरे धीरे विड्रॉ होती है। तो भोग से योग की तरफ आना चाहिए। हाँ, तो अभी एक्चुअली वो बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आपको योग से आना चाहिए। दरअसल आप अगर योग करोगे तो आपका आगे झुका हुआ शरीर, लकड़ी लेने की आवश्यकता, 2 सीढ़ी चढ़ने में आपको होने वाली तकलीफ, ये सभी तकलीफों से आप काफी हद तक आप उसको दूर रख सकते हो। काफी हद तक। तो नियमित योगाभ्यास अगर रहे, आप देखेंगे कि इवन बूढ़े बूढ़े योग नियमित करने वाले लोग बिल्कुल सीढ़ी चढ़ना बोलो, पहाड़ी चढ़ना बोलो तो चढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी आदमी नहीं कर पाते हैं। ये हमने अक्सर देखा है। ये क्षमता योग से निश्चित डेवलप होती है। बाकी जीवन और मृत्यु तो केवल वो प्रारब्ध की बात है, जिसको जब आना है तब आना ही। ऐसा नहीं कि योग करने से आपको जल्दी मृत्यु नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अलग ही बातें हैं। लेकिन ये आपकी प्रकृति जब तक आपको भगवान ने दी है, आपकी आयु, तब तक आपको सुदृढ़ रखने में मदद करता है योग। सर, और एक बात मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रही थी कि सारी लोगों की तो बात की है, महिलाओं के लिए खासकर एक ऐसा पीरियड होता है जब माहवारी आने वाली होती है, और एक ऐसा पीरियड होता है जब माहवारी जाने वाली होती है। तो इन 2 पीरियड में योग का कितना महत्व हो सकता है? इसमें दोनों इसमें इम्पोर्टेंट है। उसमें जैसे इसको योग माहवारी आने वाले पीरियड को मेनार्की ऐसा नाम दिया गया है मेडिकल साइंस में। उसमें बच्चों को, लड़कियों को पेट दर्द करना, इर्रेगुलर पीरियड्स आना, कभी कभी बहुत ज्यादा पीरियड जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अधेड़ उम्र की लड़कियां जो है उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जी जी जी। यानी मैंने कई 3-4 तो बच्चियां मुझे याद है कि जिनको मेरे को ब्लड देना पड़ा था। हीमोग्लोबिन एकदम 3-4 इतना लो आया था पूरा, और माँ को भी बच्ची बताती नहीं थी, और इतना कम आने तक फिर उसकी शारीरिक क्षमता नहीं रही, तबीयत ज़्यादा सीरियस होने लगती है। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स है ये मेनार्की के दौरान। पेट दुखना तो काफ़ी कॉमन समस्या है कि पीरियड आने के पहले इतना पेट दर्द करता है या पीठ दर्द करती है कि बच्ची स्कूल छोड़ के घर में बैठे। यही समस्याएं जाने के समय भी होती है। जाने के समय में तो समस्या और ज़्यादा आती है, फिर अलग अलग उसके मैनिफेस्टेशन है। उसमें इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन एक है कि औरत मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, शकी हो जाती है, बार बात में गुस्सा आने लगता है, बात बात पर रोना आने लगता है, इमोशनल हो जाते हैं, ये सिम्टम्स हो जाते हैं। और फिर शरीर में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, हड्डियां कमज़ोर होना, फ्रैक्चर्स होना, इवन जैसे औरतों में जब तक पीरियड्स चल रहे हैं तब तक आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, जनरली आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। जी जी जी। लेकिन आपके माहवारी होने के यानी ये मेनोपॉज के पीरियड के बाद में एक आदमी में और औरत में हार्ट अटैक आने का प्रमाण जो है वो सेम हो जाता है। जी जी। तो ऐसी इस टाइप के शरीर में उनके बदलाव होने लगते हैं। तो योग की वजह से हम लोगों ने, मेरे को एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि योगाभ्यास मंडल में एक 3 महीने का योग का कैंप हुआ था केवल मेनोपॉज को लेके। तो ये इसका इतना सुंदर परिणाम हुआ कि जिसका अभ्यास हुआ था और जिसमें एक पेपर प्रेजेंट किया गया एक कॉन्फ्रेंस में, तो जिसको बेस्ट पेपर अवार्ड करके वो नवाजा गया था। जी जी। और जो औरतों को जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी अच्छी संख्या थी, मेरे ख्याल से 100-150 औरतें होंगी। और जो 3 महीने 6 महीने उनके बाद में उनका भी चलता रहा खुद का योगाभ्यास, और बहुत अच्छी, देखिए कैल्शियम
ये जो मैंने मिसाल के तौर पे हड्डियों की बात की, हार्ट के लिए हुए, ये टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो बॉडी के कुछ हार्मोन के बदलाव की वजह से होते हैं जी। और योग की वजह से हार्मोन का संतुलन इतना सुंदर रहता है और एक्सरसाइज होने की वजह से बॉडी का कैल्शियम बोन में जाना और फिर हार्ट की कुछ धमनियाँ उसका कार्य अच्छे से चलना, इस ये मेडिकल कुछ बातें हैं, वो अपन यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये परिणाम इतने अच्छे होने लगते हैं कि नियमित योगाभ्यास से जो एक मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से औरत जो कमजोरी की तरफ जाती है वो निश्चित काफ़ी हद तक वो सुदृढ़ रहती है और आप को आप खुद एक योगाभ्यासी हो, आपको खुद को अनुभव है कि बिल्कुल। नियमित करने से इवन मन भी अपना प्रफुल्लित रहता है। सर, योगा में योग, आसन, सारे नियम वगैरह, उसके अलावा कुछ क्रियाएं भी होती हैं, तो ये क्रियाएं बच्चों में कौन सी क्रियाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं या बड़ों में कौन सी क्रियाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, इस पर थोड़ा सा वर्णन करके। क्रियाएं में अभी 2-3 और है। एक है प्राणायाम, ठीक है, तो प्राणायाम तो नॉर्मली बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में श्वास की आसनों में उसको स्थिरता आनी चाहिए, उसके बाद में ही ये पढ़ाया जाता है, लेकिन केवल श्वास प्रश्वास के ऊपर थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित करना ये बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ओंकार साधना पढ़ाई जा सकती है। ओंकार में ओंकार का जो उच्चारण का दीर्घ मकार जो होता है उसकी वजह से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बदलाव होते हैं, स्वर यंत्र में कुछ बदलाव होते हैं, उसको मद्देनजर उसको लेकर कुछ हमारे हार्ट के ऊपर में, सर्कुलेशन के ऊपर में, ब्रेन के ऊपर में भी परिणाम आते हैं। सर, इसका दमा या जिन लोगों को श्वास की तकलीफ होती है उस पर भी परिणाम है। तो एक है प्राणायाम और दूसरा है शुद्धि क्रियाएं। तो ये शुद्धि क्रियाएं जैसे नाक के लिए कोई इधर से पानी डालना और इधर से निकालना, ऐसी अद्भुत कुछ क्रियाएं हैं, काफी लोग उसके बारे में पढ़े हैं, जानते हैं। बाद में कुछ पट्टी गिटक लेना, फिर उसको बाहर निकाल लेना, या फिर पानी पी के उसको केवल उल्टी करके। इतनी जरूरी नहीं, ये शरीर शुद्धि क्रिया है। ये शरीर शुद्धि क्रिया है। ये बड़ा आदमी कर सकता है, छोटे बच्चों को ये पढ़ाने का हम लोग बहुत आग्रह नहीं करते। नीति क्रिया ऐसी है जो नाक से इधर से पानी डाल के इधर, ये क्रिया बहुत आसान है और इसमें बच्चे स्पेशली जिनको माइग्रेन की शिकायत है, जो माइग्रेन मतलब आधा सिर या पूरा सिर दुखता है, काफी बच्चों को ये समस्या है आजकल और काफी जबरदस्त सर दुखता है, उसमें अन्य बच्चों को स्कूल से 1-2 दिन तक छुट्टी लेनी पड़ती है। केवल सर का दर्द रहता है, वो बॉडी बाहर के कोई लक्षण दिखते नहीं है, तो पेरेंट्स भी गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये बहानेबाजी कर रहा है करके, एक्चुअली उसका दुखते रहता है सही में। इसके लिए ये क्रियाएं हम लोग जरूर पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ कठिन क्रियाएं जो है वो बच्चों में नहीं, वो जब तक मसल का पूरा कंट्रोल नहीं आता तब तक वो उनको जनरली नहीं। लेकिन केवल कपालभाति एक जो शुद्धि क्रिया है, जो आज कपालभाति काफी फेमस है आजकल, काफी लोगों को मालूम है, वो बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। पर वो शुद्ध रूप से किस तरह करनी चाहिए ये बच्चों ने सीखना चाहिए आश्रम में जाके या मंडल में जाके। सर, एकाग्रता के लिए बच्चों की, एकाग्रता के लिए जो मैंने अभी बताया कि भाई सादा सिंपल श्वास प्रश्वास, उसके ऊपर में बच्चे जैसा करें, उनको केवल पढ़ाना, ध्यान केंद्रित करें उसके ऊपर में। बाद में ओंकार साधना, ठीक है, एक ओंकार, उसमें एक षणमुखी मुद्रा में ओंकार, इसका कई सारे हम लोगों ने अभी ADHD और OCD वगैरह इस टाइप के बीमारियों के बारे में बात की। तो ये जो षणमुखी मुद्रा है उसमें क्या होता है कि हमारे जो आँख और कान ये बंद किए जाते हैं, जैसे ये अंगूठे से कान को बंद किया, ठीक है, ये आंखों के ऊपर में मेरी उंगलियां रखी, ठीक है, एक उंगली यहाँ पे रखी, एक उंगली यहाँ पे रखी, ठीक है, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं षणमुखी। इसमें होता है कि कान और नाक बंद हो जाते हैं और उसमें अगर ओंकार आपने किया तो ओंकार का जो कंपन है, नाद, वो अपने सिर के अंदर में इतना जबरदस्त ऐसा लाउडली आता है, इतना उसका कर्कश ऐसा साउंड लगने लगता है, तो उसके कुछ अंदर में बिंदु के ऊपर में प्रभाव होते हैं। ये क्रिया षणमुखी मुद्रा में ओंकार, ये बच्चों के लिए खास रिकमेंडेड है। अच्छा। बच्चे जैसा करें, उनको ठीक से समझाना जरूरी है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं उसको और उनको अपनी एंजॉयमेंट के तरीके से सिखाना पड़ता है। मर्जी नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, कभी स्टैचू बोल के सिखाओ, कभी कुछ उनको कोई गोल घुमा के सिखाओ, लेकिन ऐसे करते करते बच्चे अगर सीखने लगे ये, तो ये जो क्रिया मैंने बताई केवल ओंकार हो रही है, बच्चे ध्यान में तो ज़्यादा बैठेंगे नहीं, वो तो बड़ा आदमी भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो क्रिया है ये बच्चों को एंजॉइंग लगती है, वो एंजॉय करते हैं ये सब बातों को, तो वो करना ये सीखते हैं और उसके आधार पर फिर मन का कंसंट्रेशन उसमें डेवलप। तो ये बच्चों के लिए खास योग शिक्षक भी होते हैं सर? ऐसा तो नहीं है दरअसल, लेकिन बच्चों को फ्रेंडली तौर पे सिखाना, खास तौर पे महिलाओं में बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप बहुत आसानी, वो भगवान ने दिया हुआ गुण है महिलाओं के लिए, तो वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। एक पुरुष की तुलना में मेरे ख्याल से महिलाएं ज़्यादा
योग शिक्षक अगर ये इसको लेके तो जी। आगे बढ़े तो सर आखिरी में चलते चलते इस पुस्तक के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ। और साथ ही साथ हमारे जितने भी सुनने वाले हैं जो योग को अपनी जीवन पद्धति बनाना चाहते हैं उन्हें आप अपना संदेश भी दीजिए। दरअसल ये जो किताब है ये एक बहुत ही, हमने यहाँ पे लिखा है कि ये एक यूनिक टेक्स्ट बुक ऑफ योगोथेरेपी। ये अपने आप में एक अनुभव सिद्ध है। हाँ, ये गए 40 साल से खांडवे गुरुजी जो योग का उपचार कर रहे हैं लोगों को। और ये योगासन ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी तरह का रोग सर, हाँ, यदि आपको कैंसर हो, आपको कमर में लचकाई हो, हाँ, या एक्सीडेंट हुआ हो, या आपको श्वास हो, यानी किसी भी अलग अलग व्याधि प्रकार पर, के योग। हाँ। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें योग का उपयोग नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे कैंसर, अगर आपका कैंसर एक्टिव है, ठीक है, अभी आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पीरियड में कैंसर के दौरान, ये पीरियड के दौरान योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैंसर का जब रिहैबिलिटेशन मतलब जब पुनर्वसन का जो पीरियड आता है उस समय योगाभ्यास बहुत उपयुक्त है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी, इसमें लगभग 70-80 बीमारियां हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसको लेके योग का जो उपचार है, जो गुरुजी ने अपने अनुभव के आधार पर सिद्ध किया है कि निश्चित उपयुक्त है, केवल उन्हीं का वर्णन है। 3 अलग अलग प्रकार के सेक्शन ये किताब में है। पहले सेक्शन में केवल जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भाई आप ये गोली सुबह शाम लो, ये गोली इतने इतने दिन तक लो, फिर ये दवाई लो, फिर आप ये इंजेक्शन लो, उस प्रकार के योगाभ्यास और योग क्रियाएं समझाई गई है पहले सेक्शन में कि आपको ये बीमारी है कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ठीक, आप ये सीक्वेंस में करो, केवल उतना। वही क्रियाएं दूसरी बीमारियों के ऊपर भी उपयुक्त है। अच्छा। इसलिए दूसरे सेक्शन में केवल वो क्रियाएं कैसे की जाती है, इसके लाइन डायग्राम्स हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर में मैं ये चित्र आपको बताना चाहूँगा, ये लाइन डायग्राम्स पर आपको ये दिखेगा कि कौन कौन सी क्रियाएं कैसी की जाती है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया गया है। अच्छा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है। और तीसरा इसका सेक्शन है, वो तीसरे सेक्शन में ये मेडिकल सेक्शन है। ओके। इसमें मेडिकल यानी वैद्यकीय दृष्टिकोण से ये इसका क्यों प्रभाव हो रहा है, महत्व, हाँ। हाँ, ये इसकी जो विशेषता है किताब की, वो ये विशेषताएं हैं कि एक तो जो योगासन है वो कन्वेंशनल नहीं है, पारंपरिक, हाँ, पारंपरिक नहीं है। गुरुजी ने उसमें बहुत अच्छा तबादला किया, बहुत उसको सिंप्लीफाई किया, बहुत आसान तरीके से। इवन आपको हाथ पैर उठ भी नहीं रहे, दर्द कर रहे, फिर भी आपको आसन कर पाओगे। नहीं तो आसन करना थोड़ी कठिन बात है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी, वो भी इतना आसानी से बताया गया है। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये आधार पर इस टाइप का किताब, यानी हमारा किताब है इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरे योग थेरेपी के कई पुस्तकें देखिए दुनिया में जितने अवेलेबल, इवन अमेजोन पर जितने अवेलेबल है, लेकिन इस प्रकार का किताब आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जी। ये मैं बिल्कुल, यानी आप बोलिए मुझे कि आपको गर्व हो गया है करके तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे हमारे श्रोताओं को कि इस प्रकार का ये किताब है जो आपने जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, बहुत उपयुक्त किताब है ये। और लेकिन इसमें देख के कुछ क्रियाएं करने लोगों ऐसा नहीं है। नागपुर में तो जो रहने वाले लोग हैं वो तो आप बेसिक पूरा सीख लें, उसके बाद में सीख लें, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सीखें। और आजकल कोरोना की देन है ये कि ऑनलाइन योगा थेरेपी चालू हो गई है। तो ये ऑनलाइन गुरुजी बताते हैं, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटर भी रहता है साथ में। तो आप जैसे आप अमरावती में बैठे हो, आप ह्यूस्टन में बैठे हो अमेरिका में, आप तब भी सीख सकते हो ऑनलाइन। तो ये, लेकिन ये किताब में आपको उसका पूरा विवरण मिलेगा। बहुत सुंदर किताब ये, एक मेवा द्वितीय हम लोग इसको बोलते हैं कि फर्स्ट यूनिक टेक्स्ट बुक बोला गया है इसको। ये बहुत अच्छा किताब है। और बाद में आपने एक दूसरा सवाल मेरे ख्याल से पूछा था, छोटे बच्चों के, छोटे बच्चों को और उनके माता पिताओं को आप अपनी तरफ से क्या? हम लोग योगाभ्यासी मंडल का एक संदेश देते हैं कि समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। बहुत सिंपल अर्थ है इसका कि आपको समाधान यानी संतुष्टता, सुख और निरोगत्व, ये अगर तीनों चाहिए तो केवल आप, यानी दुनिया के जो विद्वान लोग हैं प्राज्ञ, योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यानी केवल योग का ही अभ्यास करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है कि आपने भी करना चाहिए। हाँ, आप योगाभ्यास करते रहो, बाकी आपको स्विमिंग करना है, बैडमिंटन खेलना है, वो भी करो, ये भी करो, और यथाशक्ति निरंतर आखिरी दम तक करो। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने 2 महीने योग का क्लास किया फिर अभी यार अभी तक फायदा नहीं हुआ है कुछ। ये विचारधारा ही गलत है। ये आपकी जीवन शैली है। रोज खाना खाते हो, रोज काम को जाते हो, रोज सोते हो, रोज योगाभ्यास 1 घंटा
नियमित रूप से करना चाहिए। उससे आपका जीवन का पूरा जीवन की गणित तरफ बदल देखने की जाएगा। दृष्टि ही बदल जाएगी आपकी। जी जी। तो डॉक्टर अनिरुद्ध गुरुजलवार, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये ना एक छोटी सी ऐसी थेरेपी है कि जिसमें कोई ना पैसा लगता है ना कुछ, निःशुल्क रूप से ये सेवाएं दी जाती हैं। तो इसको सीख कर हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से कैसा हमारा जीवन यापन कर सकते हैं, इसकी बहुत ही सुंदर जानकारी डॉक्टर अनिरुद्ध गुरुजलवार ने हमें दी। डॉक्टर साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत हम अंतर गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में तो हमारी आपसे मुलाकात होगी, पर आपको बताते चलें कि बोलो तो सब सुनेंगे कि ये श्रृंखला थी बात सेहत की, और इसमें आज डॉक्टर अनिरुद्ध गुरुजलवार से हमने मुलाकात की। अगले समय किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज़ हो तो आपको तुरंत खबर मिले।